हेलो गाइस, वेलकम द चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम बेसिकली कंप्लीट करने वाले हैं अपना प्रोमिसरी नोट। क्या कंप्लीट करने वाले हैं? प्रोमिसरी नोट, जो सेक्शन 4 में कवर है। प्रोमिसरी नोट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और साथ ही साथ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये तीनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज ये तीनों चीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंक्लूड होता है। बिकॉज ये तीनों चीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये इंक्लूड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। ठीक है, तो उससे पहले हमारा एक पिछले लेक्चर में एक कंसेप्ट बच गया था। उस कंसेप्ट का नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स हमने पढ़ लिया था, बट एग्जाम्पल देना रह गया था। बिकॉज एग्जाम्पल इसलिए देते हैं जिससे कि पूरी क्लैरिटी आ सके। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है? मान लो ये ए है और ए ने बी को एक बिल लिखा। क्या लिखा? एक बिल। ठीक है, वो जो बिल था वो बाय फ्रॉड था। क्या था? फ्रॉड वाला बिल था। ठीक है, फ्रॉड वाला बिल था ये। ठीक है, बिल बाय फ्रॉड। ठीक है, समझ में आया आपको ये? ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बी को ये बिल लिखा, बी ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, बोला कि अब मुझे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक। अब क्या होता है कि ए ने इसे इंडोर्स कर दिया, सी को दे दिया। क्योंकि सी को क्यों दिया? क्योंकि सी ने क्या किया था? ए को कुछ लोन दिया था, कुछ अमाउंट लोन दिया था। ठीक है, ए को कुछ लोन अमाउंट दिया था, इसलिए ए ने सी को इंडोर्स कर दिया। अब ए क्या कहता है? ए तो इसने जो बिल लिखा है वो तो फ्रॉड वाला बिल है। लेकिन जो सी है ना, इसके बारे में इसको कुछ पता नहीं है कि ये बिल क्या है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसको फ्रॉड के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये बिल कौन सी है, फ्रॉड वाला है कि बिना फ्रॉड वाला है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? ए इंडोर्स टू सी हु डज नॉट नाउ एनीथिंग अबाउट दिस फ्रॉड। इस फ्रॉड के बारे में हमारे सी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या कहा जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स में इस केस में कहा जाएगा कि जो सी है हमारा, वो एक गुड फेथ रखता है। बताया था मैंने, होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये गुड फेथ रखना ज़रूरी होता है। 4 कंडीशन थी हमारी होल्डर इन ड्यू कोर्स में, हमारी 4 कंडीशन थी। एक क्या था? होल्डर होना। दूसरा कंसीडरेशन। तीसरा हमारा गुड फेथ रखना। चौथा हमारा क्या था? बिफोर मैच्योरिटी। ये 4 चीज़ें होती हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स में। होल्डर, कंसीडरेशन, गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी। तो होल्डर के बारे में मैंने आपको उससे पहले बता रखा था। होल्डर मतलब जिसके पास 2 राइट होनी चाहिए। कौन कौन सी राइट्स होनी चाहिए? एक पोजेशन होना चाहिए, एक राइट टू रिसीव एंड रिकवर होना चाहिए। क्या? मनी का जो पोजीशन होना चाहिए और रिसीव करने के लिए उसके पास राइट होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ है तो वो होल्डर कहलाएगा। कंसीडरेशन रिसीव होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए और बिफोर मैच्योरिटी मिलना चाहिए, तो वो हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। यहाँ पे जो इस केस में जो है वो सी हमारा गुड फेथ रखता है, इस वजह से ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। इसलिए ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। इसने क्या लिखेंगे इसमें हम? सी गेट्स गुड टाइटल टू द बिल एज सी इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हमारा कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है कि मान लो
ए ने दोबारा बी को बिल लिखा, ठीक है, ए ने बिल लिखा, वही फ्रॉड वाला बिल लिखा, फ्रॉड वाला। इस बार सी को भी पता था कि ये भाई फ्रॉड का बिल है, इस बार सी को भी पता है कि ये फ्रॉड का बिल है, इस बार सी को भी पता है कि ये जो बिल है ये फ्रॉड वाला है, इसको ये पता है कि ये बिल जो है ये फ्रॉड का है। तो इस टाइम इसमें क्या करा जाएगा? तो अगर सी को पता है कि ये बिल फ्रॉड का है तो इसके पास जो गुड्स का टाइटल है होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं आएगा। सीधी सी बात है। अगर सी को पता है, सॉरी यार दोबारा करता हूँ, ए ने बी को बिल लिखा, सी को पता है, ठीक है, और ये जो बिल था ये फ्रॉड है, और जो फ्रॉड वाला बिल है ये इसको पता है कि ये फ्रॉड है, ठीक है, ये इसको पता है कि ये फ्रॉड है, ठीक है, ये इसको पता है। तो अब क्या करा जाएगा इसमें? सी को जब पता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला जो कंसेप्ट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये फ्रॉड वाला बिल है। अगर इसको पता नहीं होता, ये जो बिल है फ्रॉड का नहीं है, जैसे पहला केस में था, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल ले लेता। तो यहाँ पे अगर इसको पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का ये फ्रॉड है तो इसको टाइटल नहीं मिलेगा। कौन सा टाइटल नहीं मिलेगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा कंसेप्ट था किस चीज़ का? ये हमारा कंसेप्ट था होल्डर इन ड्यू कोर्स का। किस चीज़ का कंसेप्ट था हमारा? ये हमारा कंसेप्ट था होल्डर इन ड्यू कोर्स का। दो कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, दो पॉइंट से आपको समझा दिया। आई होप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। क्या है वो है हमारा प्रोमिसरी नोट। क्या है वो हमारा प्रोमिसरी नोट, जो सेक्शन 4 बताता है। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 बताता है, इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोमिसरी नोट के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है वो चलिए हम पढ़ते हैं। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 बताता है। क्या? सेक्शन 4 बताता है हमारा प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट के बारे में हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 4 जो इस एक्ट बताता है, कौन से एक्ट का? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 4 है, वो डिफाइन करता है प्रोमिसरी नोट। क्या है प्रोमिसरी नोट? एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन राइटिंग में होना चाहिए। किसमें? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, वो जो मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको वो सारे की पॉइंट याद रखने हैं। कि मान लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कोई केस स्टडी बन गया और वो प्रोमिसरी नोट का कोई हिंट कर रहा है वो पॉइंट, तो आपको वो खासकर ये जो आपको मैं की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपको वहाँ लिखना ही ज़रूरी है। तो प्रोमिसरी नोट जो क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको याद रखना है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो राइटिंग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटिंग में, नॉट ओरल। ओरल वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओरली कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओरली का मतलब क्या है कि कोई बोल के कोई हमें करना नहीं है, ठीक है। कोई बोल के हमें कोई प्रोमिसरी नोट नहीं बनाना है। तो क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि करेंसी नोट हमारा जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं होता, बट जो नोट है, जो करेंसी नोट है, उसमें लिखा होता है आई पे टू द बियरर, मैं धारक को इतना रुपये प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो लिखा हुआ है, बट हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्या नहीं है हमारा, बैंक नोट नहीं है और करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग अ
बैंक नोट एंड करेंसी नोट इंस्ट्रूमेंट जो प्रोमिसरी नोट कहलाएगा, ठीक। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि हम अंडरटेक करेंगे, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर टू पे a certain sum of money only to or the order or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है कि पहले तो जो प्रोमिसरी नोट है वो इंस्ट्रूमेंट है और वो राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंड थिंग वो अनकंडीशनल होना चाहिए, अंडरटेकिंग भी होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर होना चाहिए। मेकर कौन होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, कुछ मनी भी होना चाहिए, इसमें डिफाइन होना चाहिए कि हम इतना मनी पे करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बना दिया प्रोमिसरी नोट, आप ना ये प्रोमिसरी नोट लो, डैश लिख दिया, मैं अभी बताऊंगा नहीं, जब मैं आपको पे करूँगा उस टाइम बताऊँगा कितना आपको देना है। मतलब वहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया कितना पैसा मैं आपको दूंगा, आपको ये बताना पड़ेगा आपके अपने प्रोमिसरी नोट में कि हम आपको कितना पैसा दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ऑर्डर अ सर्टेन पर्सन। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे अपना फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, ऑर्डर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को मैं पे कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं पे कर रहा हूँ पैसा, जिस व्यक्ति को मैं अपने रुपए पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसने क्या दिया कि भाई मुझे पे करने के बजाय आप रामलाल को पे कर दो, तो मैं क्या करूँगा, उसकी बात मुझे माननी पड़ेगी और मुझे रामलाल को पे करना पड़ेगा। तो वो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन एंड टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट भी एक बियरर टू द बियरर को मिलेगा ये वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने। पहला ये राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन बाय द मेकर होना चाहिए और सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक। ये 4 पॉइंट है। अभी मैं आपको इसको आगे जो है अच्छे से और समझाऊंगा। प्रोमिसरी नोट के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या क्या प्रोमिसरी नोट के? प्रोमिसरी नोट के एग्जांपल क्या है? आई प्रोमिस टू बी और ऑर्डर 5000, मतलब यहाँ पे लिखा है आई प्रोमिस टू पे, यहाँ पे लिखना गलती होगी, आई प्रोमिस टू पे टू बी और ऑर्डर। यहाँ पे करना है बी को या ऑर्डर करेगा बी कि इतना इनको दे दो पैसे, वही है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया बी को कि मैं बी को मैंने प्रॉमिस किया बी मैं तुमको पैसे दूंगा 5000 रुपये, या फिर बी ने कहा कि तुम मुझे मत पे करो तुम किसी और को पे कर दो, तो वो यहाँ पे ये कहला रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेबिटेड टू बी इन 1 लाख टू बी पेड ऑन डिमांड। बी की डिमांड में मैंने उसको 1 लाख रुपये पे कर दिया फॉर वैल्यू रिसीव्ड। द इंस्ट्रूमेंट इन द अबव 2 एग्जाम्पल आर प्रोमिसरी नोट। अभी जो इंस्ट्रूमेंट है जो ऊपर दो ये पॉइंट अलग है, ये जो पॉइंट है ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रोमिसरी नोट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ प्रॉमिस हो रहा है, यहाँ पे एक एक्नॉलेज सेल्फ हो रहा है, एक्नॉलेज सेल्फ हो रहा है कि डिमांड पे हमने इसको पे किया है और उससे वैल्यू रिसीव हुई है, ठीक है। ना नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू पे बी 2000 7 days आफ्टर माई मैरिज विद हेलन। इसमें बोल रहा है कि मैंने प्रॉमिस किया बी से मैं आपको 2000 रुपये दूँगा, लेकिन मेरी शादी होने के बाद किससे हेलन से शादी होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन लगा दिया। यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन लगा दिया कि शादी हो गई तब दूंगा पैसा वरना फिर नहीं मिलेगा, कंडीशन लगाया। और प्रोमिसरी नोट क्या बोलता है? प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे 5000 रुपीज़ ऑन डीज डेथ प्रोवाइड डी लीव ऑन इनफ टू पे दैट सम। अब यहाँ पे भी कंडीशन लग गया। कंडीशन क्या लगा है कि अगर डी मर गया तो मैं आपको 5000 रुपये दूँगा,
5,000 रुपये तब दूंगा। अब यहाँ पे डी मरेगा तब मिलेगा, वरना फिर से नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन लग गया है, तो ये भी प्रोमिसरी नोट के कंसेप्ट में आएगा। अब ये केस स्टडी है, ये क्या है? केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी, द इंस्ट्रूमेंट इन द अबव 2 एग्जाम्पल, जो भी मैंने अभी आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं वो क्या है? अमाउंट टू द प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है। द हाई कोर्ट इन संत सिंह वर्सेस मदन दास पानिका AIR 1976 MP, मतलब मध्य प्रदेश का होगा ये, 144 held that an instrument is a promissory note if there are present in a following element। अभी जो हाई कोर्ट का केस है, ये केस नंबर 144 है, 1976 का ये केस है। किसका है? संत सिंह वर्सेस मदन सिंह पानिका इसका। ठीक है। अब बोल रहा है कि इस जो केस में, इसमें जो अगर हम प्रोमिसरी नोट उनको मानेंगे जो नीचे गिवन होंगे, ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रोमिसरी नोट मानेंगे इस केस में। तो क्या क्या है? देयर शुड बी एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे द सम फर्स्ट, द सम शुड बी सम ऑफ मनी एंड शुड बी सर्टेन। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया था कि सम ऑफ सर्टेन मनी भी पे करनी होगी, अनकंडीशनल और अंडरटेकिंग टू पे होना चाहिए। द पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एंड द पेमेंट शुड बी ऑर्डर्ड ऑफ अ पर्सन हु इज ए सर्टेन और टू बी बियर द इंस्ट्रूमेंट एंड टेक द साइन, द मेकर शुड बी साइन। मेकर कौन होता है ये भी मुझे आपको बताना है। ना केस स्टडी नंबर 2, ये जो भी केस स्टडी है ये हमारे इंस्टीट्यूट की बुक से ली गई है। ना केस नंबर 2 क्या है? अब यहाँ पे वो पहला जो था केस नंबर, वो हमारा था संत सिंह वर्सेस मदन सिंह के नाम पे। ये केस है हमारा हाई कोर्ट का ही है, आंध्र प्रदेश इन बहादुर निशा वर्सेस वासुदेव AIR 1967, आंध्र प्रदेश का है ये केस। केस नंबर 123 है। कैटेगरी द प्रोमिसरी नोट इनटू द 3 टाइप्स। प्रोमिसरी नोट इनटू 3 टाइप्स, ये क्या क्या है प्रोमिसरी नोट? इसमें बोलता है अब प्रॉमिस टू पे, ए प्रॉमिस टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पर्सन। ये सारे डेफिनेशन के पॉइंट हैं, सब देख लो। केस में क्या है, केस स्टडी में क्या है, सब डेफिनेशन का पॉइंट है। केस स्टडी इसलिए करा रहा हूँ कि मान लो इस पर कोई केस बन जाता है, इस चैप्टर पे अगर कोई केस स्टडी बन जाता है, तो आपको बस वो डेफिनेशन याद रखनी है जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी यहाँ पढ़ाया है, और डेफिनेशन मैंने आपको समझा भी दिया है। तो जितने भी देखो, अभी मैंने आपको फर्स्ट केस कराया था, उस फर्स्ट केस में पूरा डेफिनेशन का पॉइंट लिखा हुआ है। सेकंड केस करा रहा हूँ, सेकंड केस में हमने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, उसमें भी ये बोल रहा है कि डेफिनेशन का पॉइंट मांग दे दिया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ए प्रॉमिस टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू ऑर्डर द सर्टन पर्सन। लो भाई, इसमें भी सेकंड वाला पॉइंट भी आ गया डेफिनेशन का, बहुत खुशखबरी की बात है। ए प्रॉमिस टू पे द बियरर, वो बियरर को पे करेगा। तीनों केस, तीनों पॉइंट प्रोमिसरी नोट कहलाएंगे, और तीनों पॉइंट हमारे डेफिनेशन में कवर भी होते हैं। ठीक है। तो करेंसी नोट, द करेंसी नोट हैज़ ऑल द फीचर ऑफ प्रोमिसरी। अब जो करेंसी नोट है उसके जो भी सारे फीचर्स हैं वो प्रोमिसरी नोट के भी फीचर्स हैं। इट इज़ ए नॉट बी कंसिडर्ड एज सच, दोनों एक समान नहीं माने जाएंगे। फर्दर बियर अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी इशूड, इट वुड हैव टू बी सेम फीचर ऑफ करेंसी नोट, कैन नॉट इशूड सेम एज अ करेंसी नोट। मैंने आपको पहले बताया था करेंसी नोट हमारा प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता करेंसी नोट। ठीक है, यही हमारी केस स्टडी थी। अब ये देख लो, प्रोमिसरी नोट ऐसा होता है, ऐसा प्रोमिसरी नोट होता है हमारा। इस प्रोमिसरी नोट में क्या क्या होता है? यहाँ पे अमाउंट भरते हैं, कितना अमाउंट पे करना है। मान लो यहाँ पे मुझे 500 रुपये पे करना है, 500 रुपये पे करना है। आय मतलब मैं मिस्टर ABC,
मेक अ कमिटमेंट टू पे XYZ। अब जो XYZ है वो कौन है? ये है हमारा पे। कौन है ये हमारा? मैंने कमिटमेंट किया है, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं पे करूँगा XYZ कंपनी को। जो कंपनी कौन है XYZ, वो पे कहलाएगा सम ऑफ 500। ठीक है। रीपेमेंट इज टू बी मेड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट टू इक्वल पेमेंट एट द इंटरेस्ट ऑफ 7.5%। ये सब छोड़ दो, ये सब जिसकी कंपनी का होगा ये इसके बारे में है। ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट ऐसा कुछ होता है, पेबल ऑन 1 मंथ ऑफ ईच, फर्स्ट मंथ ऑफ ईच। इसमें लिखा कि फर्स्ट मंथ ऑफ ईच एंड बिगिनिंग 10 जनवरी 2011 का लिखा हुआ। ठीक है। ठीक है। विटनेस का भी नाम लिखा है यहाँ पे विटनेस का भी नाम लिखा है। विटनेस के बारे में बताना है। और यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं जो बोरोवर होगा, और नोटरी पब्लिक जो सील होगी, स्टैंप लगेगी यहाँ पे स्टैंप लगेगा, स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप लगेगा यहाँ पे। ठीक है। डेट आएगा यहाँ पे, प्लेस आएगा यहाँ पे। जैसे कि हम अभी न्यू दिल्ली में हैं, तो न्यू दिल्ली का है 500 रुपीज़, यहाँ पे डेट आ जाएगा, स्टैंप ड्यूटी लगेगा, और जो मिस्टर कमिश्नर से एक्सप्रेस कर रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेम एंड पार्टी नेम, नेम एंड एड्रेस एंड पार्टी नेम, सिग्नेचर बाय ऑफ बोरोवर। ठीक है। ये यहाँ पे ये कहलाता है। अब मैं आपको बताना है कि मुझे कि मेकर कौन होता है। हु इज़ द मेकर इन द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट में हमारा मेकर कौन कहलाता है? मेकर कौन है? चलो मेकर समझते हैं। मेकर मतलब छोटा सा कंसेप्ट, मेकर जो पेयर होता है, पेयर ही हमारा मेकर होता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मेकर मतलब जो पेयर है वो मेकर है, जो पेयर है वो मेकर है, और कुछ है ही नहीं इसमें, और कुछ है ही नहीं। मेकर कौन होता है? पेयर। चलो मेकर की डेफिनेशन बताता हूँ मैं क्या होता है। मेकर इज द पेयर, द पर्सन हु मेक द प्रोमिसरी नोट एंड हु प्रॉमिस टू पे। द मेकर लाइबिलिटी इज अ प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। अब जो मेकर है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है एंड अनकंडीशनल होता है। इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है और ये अनकंडीशनल होता है, जैसे कि हर डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ये अनकंडीशनल होता है, ये प्राइमरी लाइबिलिटी होती है और अनकंडीशनल होता है। ठीक है। दो चीज़ होता है मेकर का। अब पे जो पे करेगा वही मेकर होता है, बस यही है। तो प्रोमिसरी नोट का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। अब प्रोमिसरी नोट का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। तो चलिए हम आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। थैंक यू सो मच।